नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सेंटर केयर फाउंडेशन में, जहां हम हेल्थ केयर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे जो स्टूडियो में आज उपस्थित है डॉक्टर स्वप्निल यशवंत गजवे, जो कि आज हमें एजुकेट करने वाले हैं किडनी से जुड़ी बीमारियों से, जो कि हमारे अगर डायबिटीज़ पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं या कार्डियक पेशेंट हैं, व्हाटएवर अगर आपको कोई भी किडनी से जुड़ी समस्या हो रही है किसी भी बीमारी के थ्रू, आज हम उस बारे में जानेंगे क्यों होती है, कैसे होती है और हम उससे कैसे बचाव रख सकते हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। प्लीज़ आप अपनी हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल यशवंत गजवे है। मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। और फिलहाल हमारा एक रेना केयर डायलिसिस यूनिट है जो यहाँ महानंदन हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में स्थित है और यहाँ से हम सारे किडनी पेशेंट्स और डायलिसिस पेशेंट का मैनेजमेंट करते हैं। आज हम स्टूडियो में बेसिकली किडनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी। हमारी ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब पेशेंट डायबिटिक होता है और किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, मतलब क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेता है तो उनकी किडनी पे क्या इफेक्ट होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सर आज हम आपसे करने वाले हैं, जो कि हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, सर आपने बेसिकली नेफ्रोलॉजी ही क्यों चूज़ किया? इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, बट जब मेरा एमडी ख़त्म हुआ है, एमडी ख़त्म होने के बाद मैंने नेफ्रोलॉजी में 6 महीना काम किया है। वो 6 महीना काम करके मुझे जो उसकी मतलब किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसमें जो रुचि आई है, उसकी वजह से मैंने नेफ्रोलॉजी चूज़ किया है। और ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था, बट हाँ, आपका हर एक डिपार्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं यहाँ नेफ्रोलॉजी में आने से पहले नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, तो मेरी रुचि वहीं से डेवलप हो गई थी। पेशेंटों को डायलिसिस से रिलेशन से लेके, किडनी अवेयरनेस से लेके, उस टाइम पे जो जिनके अंडर में मैंने काम किया, उनसे जो मुझे प्रोत्साहन मिला है, उसके थ्रू मैं फिर नेफ्रोलॉजी में आया था। ग्रेट सर। सर बेसिकली सबसे ज़्यादा ये हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, तो किडनी में क्या-क्या प्रॉब्लम हो जाती है? क्योंकि जब तक कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जाता है, तब तक उसको नहीं पता होता है कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो बिल्कुल। सर बेसिकली सबसे ज़्यादा मतलब क्या प्रॉब्लम होती है किडनी में? एक्चुअली अगर ऐसा देखा जाए, तो आप किडनी बीमारियों को एक स्लो पॉइज़न बोल सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये होती है किडनी के मरीज़ों को कि जब तक किडनी का प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर नहीं चला जाता है, मतलब जब तक एडवांस नहीं हो जाता है, बढ़ नहीं जाता है, तब तक बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है उनको किडनी का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। आप ऐसे देखिए कि जो लोग जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं जॉब जॉइन कर रहे होते हैं, जिन्होंने रूटीन टेस्ट कराई होती है, उनमें उनको पता पड़ता है कि मुझे मेरे यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। या ओके, जो डायबिटिक ब्लड प्रेशर जो कॉमन बीमारियाँ हैं, जिनको लंबे-लंबे समय से बीमारियाँ होती है, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो जनरली चेकअप होते नहीं है। तब 8 साल, 10 साल, 5 साल बाद जब वो टेस्ट कराते हैं, तब उनको पहली बार पता पड़ता है कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है ओके, या मेरे यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तब उनको फिर पता होता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मुझे इसको भी दिखाना है। ओके, तो प्रॉब्लम हमारी किडनियों की यही होती है कि बहुत सारे लोगों को बहुत लेट समय में पता पड़ता है कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है। कुछ-कुछ पेशेंट तो बदनसीब इतने भी होते हैं कि जब लास्ट स्टेज होता है तब उनको पता पड़ता है। हुँ। बट यही है कि अगर लोग इसके बारे में अवेयर रहें कि हमको ये सारी चीज़ें भी देखनी है, तो उसकी जो बढ़ने की टेंडेंसी है या अर्ली पकड़ने की जो क्षमता है, वो थोड़ी अच्छी हो सके। और सर बेसिकली किडनी का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? देखिए हमारा शरीर में जो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, तो शरीर के टॉक्सिन्स, मतलब जो खराब पदार्थ है जो शरीर से निकालने का काम एकमात्र जो मैक्सिमम चीज़ें जो करती है वो किडनी करती है। ओके, जैसे लीवर भी करती है, बट मैक्सिमम जो टॉक्सिक निकलना होता है वो किडनी से निकलते हैं। ओके, जो शरीर में पानी इकट्ठा होना आता है, वो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो शरीर से निकलता है। बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करती है हमारी किडनी। ओके। स्वस्थ रखने के लिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमारी किडनी सबसे ज़्यादा सहयोग करती है इस चीज़ में। ओके सर, तो सर जो जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है और एक एक्यूट किडनी डिसीज़ होती है, सर उन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? अ, दोनों चीज़ें अगर आप देखें, जैसे नाम में ही है, एक्यूट का मतलब है जो अभी हुई है, ओके, जिसमें ठीक होने की क्षमता मैक्सिमम होती है। ओके, क्रॉनिक का मतलब ये है कि ये लंबे समय से चलते आ रही है और इसकी ठीक होने की क्षमता मिनिमल है। ओके, तो जिनको, जैसे किसी का, जैसे यंग पेशेंट्स होते हैं, किसी ने अपनी टेस्ट कराई, उसका सब कुछ नॉर्मल है, बेसिक टेस्ट कराई है।
अब उसको कोई इन्फेक्शन हो गया या उसने कोई पेन किलर खा लिया या कोई ब्लड लॉस हो गया या कोई नई चीज़ शरीर में उत्पन्न होगी जिसकी वजह से किडनी के ऊपर इंजरी हुई है, बिल्कुल। और जो ट्रीटेबल है, रिवर्सिबल है, ओके, जो रिवर्सिबल है मतलब जो वापस नॉर्मल हो सकती है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। ओके, और क्रोनिक का मतलब ये है कि ये खराब के स्टेज के बाहर निकल चुकी है, मतलब ठीक होने के स्टेज के बाहर निकल चुकी है, ओके, जो आगे चल के हमको पता है या तो ये ऐसी ही रहेगी या तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फाइनल एंड स्टेज तक आएगी। ओके सर, बेसिकली क्या क्या रीज़न होते हैं इनके होने के? देखिए, क्रोनिक होने के रीजंस तो सबसे कॉमन जिनको डायबिटीज़ होता है, ओके, जो लंबे समय से ब्लड प्रेशर्स होते हैं, ओके, जिनको जो पेन किलर्स लेते हैं, ओके, जिनको स्टोन्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होते हैं, ओके, या विदाउट स्टोन इन्फेक्शंस होते हैं, ओके, या और ऐसे भी कई सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे शरीर के अंगों को ख़राब करते हैं, जिसमें किडनी भी एक पार्ट होती है। ये 5-6 चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉमन हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक किडनी हो सकती है। ओके, अगर ऐसा देखा जाए तो ब्लड लॉस हो गया, उससे भी एक्यूट इंजरी होती है, कोई पैनक्रियास का इन्फेक्शन हो गया तब भी होती है, ओबेस पेशेंट्स में भी हो सकते हैं, वेट गेन की वजह से भी किडनी के ऊपर असर, तो काफ़ी सारे ऐसे अननोन कॉजेज़ भी हैं जो कि किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जो मतलब हमारे जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ओके, जो मेन 5-6 जो कारण हैं, डायबिटीज़ हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया, पेन किलर्स हो गए हैं, स्टोन्स और इन्फेक्शंस हो गए हैं। ओके, ये सारे कॉमन कॉजेज़ हैं जो किडनी को ख़राब करते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रिवलेंस को बढ़ाते हैं। ओके। सर एक छोटा-सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया फ़िल्ट्रेशन को लेके। जैसे जो पेशेंट या नॉर्मल पर्सन अगर प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करता है, तो किडनी पे कितना प्रेशर पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा। अब आप ऐसे देखिए कि अगर हमारे शरीर में पानी लेने की क्षमता कम है, तो हमारा फ़िल्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है, जो कि मोस्टली पानी के थ्रू निकलता है, वो कम हो जाएगा। वो कम होगा तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो किडनी पे इंजरी पड़ जाती है। ओके, तो वो इंजरी अगर आप तुरंत ठीक नहीं करोगे, जो आप इंजरी एक्यूट किडनी इंजरी की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से होती है। डिहाइड्रेशन अगर होता है, डिहाइड्रेशन बेसिकली अगर पानी हम नहीं पीते हैं, उसके ऊपर कोई और अलग चीज़ हो गई, जैसे कोई पेन किलर खा लिया या फिर कोई और दवाई खा ली, जो कि फ़िल्ट्रेशन ना हो पाई बिकॉज़ ऑफ लेस वाटर, ओके, जिनको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। तो अगर वो पानी अच्छे से नहीं रखेंगे, अपना हाइड्रेशन स्टेटस ठीक से नहीं रखेंगे, तो आपकी किडनी भी उसी प्रेशर में रहेगी, ओके। और अगर किडनी प्रेशर में रहेगी तो किडनी इंजरी होने के चांसेस ऑफ रहती हैं। कोर्स, बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे बहुत से पर्सन्स ऐसे मिले हैं मतलब ग्रुप्स में भी होते हैं कि वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं करते बट बाकी लिक्विड्स वो लेते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जूस ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं या नींबू पानी ले रहे हैं, बट वो कहते हैं मैंने मेरा वाटर इनटेक दिन का पूरा हो गया। तो क्या ये सही है सर? बिल्कुल सही है। पानी का इंटेक तो आप कोई भी लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए, ओके, नॉर्मल पानी ले लीजिए। अगर हम भी किसी किडनी पेशेंट को बोलते हैं कि भैया कि आपको इतना पानी पीना है, 1.5 जी, लीटर पीना है, या तो वो सारा इंक्लूड होके होता है। ओके, नॉर्मल पानी हो गया, जूस हो गया, इवन चावल आप लेते हो, इसमें भी थोड़ा बहुत पानी होता है। ओके, सब मिला के आपको वो पानी का इंटेक लेते हैं। अगर अगर कोई इंसान नॉर्मल पानी नहीं पी रहा है और जूसेस ले रहा है या फ्रूट जूस ले रहा है या और किसी दूध ले रहा है ओके, या छाछ ले रहा है, इस तरीके का अगर वाटर इंटेक भी रखता है तो वो भी वाटर में ही काउंट होता है। ओके, ओके। ठीक है सर। सर ये डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर किडनी को कितना नुकसान पहुँचा सकती है? ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। स्पेसिफिकली डायबिटीज़ तो एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। मल्टी सिस्टम मतलब वो तो हर एक अंगों को ख़राब कर सकती है। जी, बेसिकली जो दोनों का जो प्रोसेस है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये हमारी वेसल्स को ख़राब करती हैं। ओके, कि जैसे डायबिटीज़ में आपकी जो मतलब व्हाट यू से कि आप जैसे रक्तचारिता जो होती है, हमारी जो ओके। ब्लड वेसल्स ब्लड होती है, वेसल्स, उसके सेल्स को अफेक्ट कर सकती है। वहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से वो स्टिफ हो जाती है। स्टिफ होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और किडनी पे इंजरी हो जाती है। ओके, सेम आपका ब्लड प्रेशर है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा तो ओके, आपका प्रेशर जो जो आपका प्रेशर हर एक ऑर्गन्स को हैमर कर रहा है, हैमर मतलब जितना टॉलरेंस कैपेसिटी है आपके ऑर्गन्स की, उसके ऊपर अगर ब्लड प्रेशर रहेगा तो सो ऑब्वियस है कोई भी ऑर्गन उसको लंबे समय तक नहीं झेल पाएगा। बिल्कुल, वो भी आपकी किडनी इंजरी को प्रेसिपिटेट करता है। ओके, स्पेसिफिकली जिनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ होता है उनको वो तो और ज़्यादा रिस्क पे होते हैं।
किडनी इंजरी के होने के तो चांसेस सर हैं। क्या इसमें डायबिटीज़ में क्या किडनी फेल्योर भी हो जाती है? जी बिल्कुल, वो तो सबसे कॉमन कॉज़ है। कॉमन कॉज़ है। जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपनी किडनी को थोड़ा सुरक्षित रखें और नियरेस्ट डॉक्टर को और अपने जो भी आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे कनेक्ट रखें और अगर कोई भी इश्यू होता है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर किडनी फेल्योर की शुरुआत कहाँ और कैसे होती है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक स्लो पॉइज़न है, जी, कब शुरू होता है मैक्सिमम केसेस में पता नहीं होता है। ओके। कोई सिम्पटम्स नहीं देते हैं? नॉर्मली इनिशियली जब तक वो बढ़ता नहीं है, सिम्पटम्स कुछ भी नहीं आते, क्योंकि आपकी आपकी एक बॉडी हमारी एक बॉडी की टॉलरेंस कैपेसिटी होती है। बिल्कुल, अगर सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे सोचो कि अगर समझो किसी का डिहाइड्रेशन होता है तो जी, उसको प्यास लगती है। बिल्कुल, किसी का बीपी गिरता है तो उसको पता चलता है कि मेरा बीपी गिर रहा है, मुझे ये हो रहा है। किसी का शुगर कम होता है तो स्वेटिंग होता है। किडनी में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती है। ओके, जब भी क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, स्लो प्रोसेस है बेसिकली, जब भी क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करती है। ओके, तो वो एडजस्टमेंट हमको पता नहीं पड़ती है मैक्सिमम केसेस में, ओके, क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस हमारी बॉडी जनरली कोई सिम्टम शो नहीं करती है। बिल्कुल, वो शो या फिर पता उस समय पे चलता है कि जैसे कोई रूटीन करा लिया, या किसी को कुछ इन्फेक्शन हो गया उन्होंने करा लिया, जी, या तो फिर ये बहुत एडवांस केसेस में, जो मैक्सिमम केसेस में होता है। एडवांस केस हो जाता है तब पता पड़ता है, जब आपकी बॉडी की टॉलरेंस खत्म हो जाती है, जी, कि अभी सिम्टम्स आ रहे हैं। किसी को वीकनेस आती है, किसी को स्वेलिंग आ जाती है, किसी का किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, किसी का वेट लॉस हो जाता है। बिल्कुल, तो वो रूटीन एक टेस्ट कराते हैं। सो ऑब्वियस है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर के पास जाते हो, स्पेसिफिकली मेडिसिन वालों के पास जाते हो, बिल्कुल, जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, तो वो रूटीन टेस्ट हम कराते हैं। तब करते हैं तो लोगों को पता चलता है मुझे ये प्रॉब्लम है, ओके, मुझे किडनी का प्रॉब्लम है। तब फिर उनको होता है कि हाँ, मुझे इनको भी मिलना है या नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। तो मैक्सिमम जो हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स होते हैं, मोस्टली वो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, जब तक वो आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंच जाते या एडवांस स्टेज तक नहीं पहुंच जाते। ओके। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी ऑडियंस से कि अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होती है किडनी से रिलेटेड तो नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी होगा और उनके उनके साथ आप कंटिन्यूअसली कनेक्ट में रह सकते हैं और क्योंकि ये किडनी डिजीज़ एक स्लो पॉइजन है तो इस पे आपको भी थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा। फुल बॉडी चेकअप तो कराना ही पड़ेगा, ईयर बेसिस पे भी करा सकते हो आप। तो सर जैसे कि आपने बताया कि किडनी की जब कोई बीमारी होती है वो एज़ अ स्लो पॉइज़न है, वो पता नहीं चलती है। क्या वो यूरिन के थ्रू कोई सिम्पटम शो करती है किडनी की यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो रहा है या आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या क्रिएटिनिन आ रहा है जैसे कि आपने अभी बताया, ऐसा कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल। जिन पेशेंट्स को पता है कि मुझे कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या थायराइड हो गया, या अभी कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उनको अपना एक रेगुलर चेकअप ज़रूर करते रहना चाहिए। ओके, व्हाट आई सजेस्ट जो हम सजेस्ट करते हैं वो एटलीस्ट साल में 1 बार, ओके, या तो एटलीस्ट साल में 2 बार। ओके, आप 6 महीने के गैप में या 1 साल के गैप में अपना रूटीन, भले ही कुछ आपको उसमें ना मिले, बट अगर आपको पता है कि मुझे ये बीमारी है, तो आपको ये रूटीन टेस्ट हमेशा करते रहने चाहिए, ओके, ताकि आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर पाओ। अर्ली ओके, डिटेक्ट मतलब क्रिएटिनिन, यूरिया क्रिएटिनिन जो गंदगी निकालने के मार्कर्स हैं, वो आपको पता रहेंगे कि मेरा क्रिएटिनिन ठीक है नहीं, यूरिया ठीक है कि नहीं, मेरा पोटेशियम ठीक है कि नहीं, मेरा यूरिक एसिड ठीक है कि नहीं, मेरी यूरिन से कोई प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा है, मेरा ईको ठीक है, मेरा हार्ट ठीक है, मेरे लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अर्ली डिटेक्ट करनी है या फिर पता करनी है, तो आपको एक रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट होने चाहिए। इवन मैं कराता हूँ अपने। ओके। सो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी बीमारी की शुरुआत अर्ली डिटेक्शन से ही पता चलती है। तो प्लीज़ आप अब सर ने जो भी टेस्ट अभी बताए हैं वो आप रूटीन चेकअप में ज़रूर ऐड करिए बिकॉज़ अर्ली डिटेक्शन से आप अपने ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सर जैसे क्रेटिनिन और यूरिया का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी किडनी के लिए? बहुत इम्पोर्टेंस है, वो एक तरीके से आपका शरीर के मसल का मेटाबॉलिज्म ही है। एक ओके, तरीके से मेटाबॉलिज्म मतलब आपका, आप जो खान पान कर रहे हो या बॉडी सिस्टम जो डिटॉक्सिफाइड हो रही है, या जो मसल मसल बेसिकली यूरिया क्रिएटिन तो मसल से निकलते का जी, जो यूटिलाइजेशन है, तो उसका जो निकलने की जो प्रोसेस है वो थ्रू किडनी है। ओके, अब अगर ये किडनी के फंक्शंस अगर कम हो गए, तो सो ऑब्वियस है ये आपके शरीर में बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, तो इसका रेगुलर टेस्ट होना, इसको ध्यान में रखना कि हमारा यूरिया क्रिएटिनिन ठीक है कि नहीं, इंक्लूडिंग अदर पैरामीटर्स ऑल्सो जो आपको बताते हैं कि किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है।
तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है और ओके, ये एक पैरामीटर है जो कि आपको अर्ली डिटेक्शन और आपकी किडनी प्रॉब्लम है कि नहीं इसको बताने में हेल्प करेगा। ओके। सर जैसे यूरिक एसिड बहुत ही कॉमन मतलब मैंने सुना है बहुत लोगों से कि उनका यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है और यूरिक एसिड जब इंक्रीज़ होता है तो उनके जॉइंट्स पेन और बॉडी बिल्कुल, के जो जितने भी जॉइंट्स पेन है मतलब असहनीय पेन होता है उनको। जी। तो सर उन पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको? अ, इसमें सबसे पहला जो हमने पहले डिस्कस किया जैसे रेगुलर टेस्टिंग होती है वो होनी चाहिए। साथ-साथ में हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ओके, इस इन ऐसे पेशेंटों को। अगर हाइड्रेशन के साथ-साथ में इनको डाइट कंट्रोल की भी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ओके, आपका यूरिक एसिड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाती है। ओके, जैसे दाल हो गई, चॉकलेट्स हो गए, मीट्स हो गए और अदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको पता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी है, तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए, ओके, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। साथ-साथ में जो मेडिसिन्स ले रहे हैं हम मतलब जो ज़रूरत की मेडिकेशंस है, वो साथ-साथ में रहना चाहिए। ये जो पेन्स होते हैं बेसिकली यूरिक एसिड किडनी से नहीं निकल पाता है, तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा होता है, फिर वो जॉइंट्स में जमा होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं, जो हम बोलते हैं गाउट। ओके, बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट एक्यूट गाउट होने के चांसेस होते हैं। ओके, गाउट का मतलब ये है कि यूरिक एसिड बढ़ता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यूरिक ओके, एसिड बढ़ेगा। तो वो एक गाउट एक्यूट गाउट का प्रेसिपिटेशन कर सकता है ओके। और उसको जो मैनेजमेंट है, जो कि हमने 2-3 स्टेप्स अभी मैंने बोले हैं, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है वो चीज़। अच्छा सर, आपने ये गाउट जो बीमारी का नाम बताया है, ये भी एक डिज़ीज़ है। तो सर ये यूरिक एसिड के बढ़ने से ही होती है? जी, तो यूरिक सर एस इसमें इसमें जो पेशेंट है वो किस तरीके से अपने आप को मतलब हैंडल करे क्योंकि पेन तो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। इसको हैंडल करने के 2-3 तरीके होते हैं। अब जिनको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ यूरिक एसिड का, जिनका रीनल फ़ंक्शंस नॉर्मल है, तो एक्यूट स्टेज में जब इतना आसान नहीं है, पेन होता है, तो उसमें तो आप पेन किलर कोई भी ले सकते हो। साथ-साथ में वो पेन किलर के साथ-साथ में आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, साथ-साथ में यूरिक एसिड को कम करने के लिए और जो बन रहा है उसको रोकने के लिए मेडिकेशंस आती है, जैसे ओके, एलोपिरिनॉल हो गए, आजकल फेबुक्सोस्टैट यूज़ हो रहा है और भी हायर एंड मेडिकेशंस है जिनको कंट्रोल में करने के लिए होता है। और साथ-साथ में सपोर्टिव मेडिकेशंस होते हैं। ओके, सपोर्टिव मेडिकेशंस मतलब आप जेल्स लगा सकते हैं, पेन ओके, किलर्स ले सकते हैं, कभी-कभी स्टेरॉइड्स भी देने की ज़रूरत पड़ती है, जो इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं होते हैं और ओके, साथ-साथ में जिन डॉक्टर्स को हम फ़ॉलो अप कर सकते हैं, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट भी देखते हैं, ऑर्थोपेडिशियन भी देखते हैं, रिमेटोलॉजिस्ट भी देखते हैं। तो आप ऐसे अगर आप अपने तरफ से अगर जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट हम हैं, बेसिकली हम भी ट्रीट कर लेते हैं। अगर इन केस अगर किसी लगता है कि ये गाउट नहीं है या गाउट इतना ट्रीटमेंट करने के बाद भी पेन हो रहा है, तो कोई और पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं? क्योंकि आपको तो मल्टीपल चीज़ें लेके चलनी बिल्कुल, पड़ती है, तो बिल्कुल, आप उसकी उस हिसाब से आप डिपार्टमेंटल वाइज़ उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके। और सर जैसे कि आपने अभी बताया कि यूरिक एसिड जो है डाइट की वज़ह से इंक्रीज़ हो जाता है और हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रखते हैं। तो सर जो ओबीज़ होते हैं, उनका तो मेटाबॉलिज़्म भी बहुत ज़्यादा स्लो होता बिल्कुल, है। तो सर उनके में तो क्रेटिनिन लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई निकलता है और यूरिक एसिड भी बहुत ज़्यादा हाई निकलता है। तो सर उन पेशेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको तो सबसे पहले तो हमारा वेट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। और वेट मैनेजमेंट के साथ-साथ लोगों को जो वेट मैनेजमेंट के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, सिर्फ़ डाइट कंट्रोल नहीं, एक्सरसाइज़ करने की भी बहुत ज़रूरत है अलोंग विथ हाइड्रेशन ओके। और रेगुलर जो हमने उसको जो फ़ॉलो अप किया है, वो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर ये जंक फूड कितना मतलब नुकसानदेह है किडनी के लिए? ये तो बहुत नुकसानदेह है, बिल्कुल है क्योंकि इसमें जब हम जंक फूड लेते हैं तो उसमें सॉल्ट इंटेक का हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं होता है, जी, उसमें सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा है, जी, फैट कंटेंट का कोई मेजरमेंट नहीं होता, ऑयल कंटेंट का कोई मेजरमेंट जी, नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे जो जंक फूड है स्पेसिफिकली एक एज से पहले और एक एज के बाद तो हार्मफुल होता है। जी, क्योंकि अगर आप बहुत यंग एज में लेते हो तो आपका डेवलपिंग फेज़ होता है तो उसमें कंट्रोल करने की टेंडेंसी थोड़ी कम होती है। एक एज के बाद जब ओल्ड एज होते हैं उसमें भी आपके ऑर्गन्स भी डिजेनरेट करने लगते हैं तो उसमें भी फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी प्रॉब्लम होती है। तो हायर एंड, लोअर एंड दोनों चीज़ों के लिए बहुत इवन ऐसे देखा जाए तो सभी के लिए हार्मफुल है। तो जितना हम जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छी है। ओके सर। सर एक और डिज़ीज़ मेरे माइंड में आ रही है, जैसे किडनी स्टोन बहुत कॉमन होता है, जी, बिल्कुल। तो सर वो क्यों हो जाता है? ये 2 कारण होते हैं, 2 क्या काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। वैसे तो किसी-किसी को जेनेटिकली होता है, ओके, फैमिली में चलते हैं, स्टोन्स होते हैं। किसी-किसी की खुद की बॉडी की टेंडेंसी होती है स्टोन प्रोड्यूस करने की, किसी को डिहाइड्रेशन से हो सकता है। कोई अब अगर ऐसा देखा जाए तो स्टोन कई प्रकार के होते हैं, मोस्टली कैल्शियम स्टोन होते हैं, तो जिनका कैल्शियम स्टोन इंटेक ज़्यादा है वाटर इंटेक कम है
स्टेनस वर्क है जिनका, जो लोग बिल्कुल ही पानी नहीं पी पाते हैं, और एसिडिक एनवायरनमेंट जब आपका ये सारी चीज़ें आपको एसिडिक एनवायरनमेंट देती है शरीर को, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में आपका स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। ओके। तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना हमको लिए हमारे लिए काफ़ी ये होता है, और किसी किसी को तो जेनेटिकली होता है, किसी का एक खुद की टेंडेंसी होती है बॉडी की कि स्टोन बनेगा, भले ही आप जितना भी मेजरमेंट लो, फिर उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और अलग फिर फेस करने सर पड़ते एक बहुत मतलब इसमें मिथ सुनी है कि बियर पीने से स्टोन बाहर आ जाता है। तो हैं। सर ये सिर्फ़ ये मतलब मिथ मिथ है या सच में इसका कुछ देखिए, साइंटिफिक उसका एक रीज़न है? साइंटिफिक रीज़न ये है कि बेसिकली जब आपको स्टोन होते हैं तो आपका स्टोन में यूरिनेशन बढ़ना चाहिए आपका, ओके, इसलिए लोग बोलते हैं कि पानी अच्छे से पियो, ओके। है ना? हाँ, जब भी किसी को स्टोन होता है तो हम हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, बिल्कुल, आईवी फ्लूइड देते हैं, बिल्कुल। ओरल इंटेक देते जी, हैं। जो बियर या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं जो यूरिन आउटपुट बढ़ाती है, ओके, तो दैट हेल्प्स इन रिमूविंग द स्टोन, जिसको हम एक ऑस्मोटिक डाययूरेसिस बोलते हैं बेसिकली। ओके, तो जब बियर आप या फिर ऐसे कोई पदार्थ लेते हो जिससे आपका यूरिनेशन बढ़े, क्योंकि आप जितना लोगे आपका आपका एक आप पानी का इंटेक भी बढ़ता है आपका साथ साथ में, और वो एक किडनी को एक फोर्स देता है कि थोड़ा ओके, यूरिन निकले। ओके, तो जब यूरिन एक्स्ट्रा बढ़ता है तो सो ऑब्वियसली उसके साथ स्टोन भी निकल जाता है। बिल्कुल। इसलिए मिथ बोलूँगा, बट अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। मिथ बोलूँगा मतलब एक तरीके से मिथ मिथ तो नहीं है, बट हाँ है, इट हेल्प्स टू रिमूव द स्टोन्स। वो हेल्प्स इसलिए कर रही है ना कि वो बियर जा रही है, डिहाइड्रेट होती है बॉडी, देन वाटर इनटेक हाँ, इंक्रीज़ इवन होता है, इवन देन जो वो बियर का जो प्रोसेस है निकलने का, ओके, उसमें भी पानी का वो निकालती है एक्स्ट्रा, ओके, तो उसके साथ भी स्टोन निकल जाते हैं। ओके। साथ-साथ में हाँ, ये भी बोलते हैं कि जब आप इस सारी की चीज़ें करते हो, तो साथ-साथ में एक छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ भी होनी चाहिए, ताकि वो आपका जो फ्लश आउट होता फ्लश रहे। आउट हो जाए। जी। तो मैं यहाँ पे सर का कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ऑडियंस कि आप बियर पिएँ जिनको भी स्टोन किडनी स्टोन है। कहने का रीज़न बस इतना है कि आपको वाटर इंटेक इतना बढ़ाना है कि आपका फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो और आपका स्टोन थ्रू फ्लश आउट हो जाए आपकी किडनी से। एंड सर जैसे एक और बहुत ही कॉमन बीमारी है डायलिसिस जो कि जो भी जेरियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनका तो मोस्टली होता ही होता है। तो सर ये डायलिसिस बेसिकली क्यों किया जाता है और किडनी पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? बेसिकली डायलिसिस कोई बीमारी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायलिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, आप बोल ओके, सकते हो, ट्रीटमेंट का हिस्सा है, या एक ये सपोर्ट सिस्टम है। जिनकी भी किडनी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो चुका है, या जिस स्टेज में इसके आगे जो फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी है बॉडी की, वो मिनिमल हो चुकी है, लेस दैन, बेसिकली बोलते हैं कि 15% के नीचे जब किडनी फंक्शन आ जाता है तो उसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं। ओके, तो उस स्टेट में या उन पेशेंट को जिनका एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो चुका है, उसमें हम डायलिसिस करते हैं। ओके। डायलिसिस एक तरीके से फ़िल्ट्रेशन, जो किडनी काम कर रही है वही काम हम डायलिसिस से कराते हैं। मतलब मतलब डायलिस मशीन होती है मशीन बेसिकली, काम करती है। मशीन होती है, एक डायलिसिस मशीन होती है, हीमोडायलिसिस मशीन होती है, जो एक एक्सटर्नल किडनी की तरह काम करती है, ओके। और आपके शरीर से जो टॉक्सिन प्रोडक्ट जो किडनी से निकालती है, जो नहीं निकाल पा रही है, वो थ्रू हीमोडायलिसिस मशीन हम निकालते हैं। ओके। और सर बेसिकली पेशेंट जब सीवियर रहता है तब कंडीशन ऐसी आती है कि हीमोडायलिसिस के थ्रू मतलब किडनी का फ़िल्ट्रेशन करना है या एक नॉर्मल पेशेंट को भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती एक है? नॉर्मल पेशेंट को तो जनरली जिनकी किडनी फंक्शंस अच्छे हैं उनको तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि एक्यूट इंजरी और क्रॉनिक इंजरी, इन दोनों पेशेंटों को ज़रूरत पड़ती है। ओके, क्रॉनिक वालों को, जिनका एंड स्टेज हो गया, उनको तो आगे चल के उसी पे लाइफ रहती है। बट जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है जिनको, और एक्यूट किडनी इंजरी बहुत सीवियर है, जिससे बिल्कुल ही यूरिन आउटपुट शट डाउन हो रहा है, ओके, या फिर उससे शट डाउन होने की वजह से जो बॉडी पे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस हटाने के लिए और किडनी को सपोर्ट करने के लिए और किडनी को रेस्ट देने के लिए उसमें भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ओके। और सर हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या अंतर होता है? बेसिकली जो है हमारी हीमोडायलिसिस है, हीमो का मतलब ये होता है ब्लड के थ्रू फिल्ट्रेशन होना, और पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब पेरिटोनियम के थ्रू होना। पेरिटोनियम मतलब हमारे पेट में एक लेयर होती है, जिस लेयर होती है और एक गैप होता है, ओके, जिसमें हम पेट के अंदर एक ट्यूब डाल के उसके अंदर पानी डालते हैं, और वो पानी 24 घंटा उसमें रहता है, और उसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। ओके, और हीमोडायलिसिस के लिए हीमोडायलिसिस मशीन लगती है, जिसमें हम खून जाता है मशीन में, साफ होता है, और वो बॉडी में वापस आता है। ओके।
ये है डिफरेंस है हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस का। ओके सर। और सर जैसे कभी कोई पेशेंट आपका होगा या आपके पास केस ऐसा कोई आया होगा किडनी ट्रांसप्लांट का, सर जी। वो सिचुएशन कब डेवलप होती पेशेंट के अंदर? अ, जब भी पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में पहुंच जाता है या पहुंचने वाला होता है, दोनों सूरतों में पेशेंट के पास 2 ऑप्शंस हम बचते हैं, या तो अ, उसको हम हीमोडायलिसिस कराएँ या तो हम रीनल ट्रांसप्लांट कराएँ, मतलब न्यू ऑर्गन लगा दें, ओके, जिसकी वजह से उसको एक नॉर्मल बैक टू नॉर्मल लाइफ वो अपने एक चले जाए ओके, और हीमोडायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े। ओके। तो जिन जिन पेशेंट की किडनी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, उनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। सर कितना सेफ है ये किडनी ट्रांसप्लांट? आज के ज़माने में आजकल टेक्निक्स इतनी अच्छी हो गई है, या इन्वेस्टिगेशंस या जो अर्ली चीज़ें पकड़ने की चीज़ें हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो अर्ली प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप है, जो ट्रांसप्लांट से पहले हम जाँचें कराते हैं, वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो इसका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी 90 टू 95% हो चुका है अभी तक। ओके, 90 टू 95% ये 5 साल का डाटा होता है बेसिकली। अगर हम कितने कुछ पेशेंटों का या 10 या 100 पेशेंटों का अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो 5 साल में 90 टू 95 जो किडनी लगाई है वो अच्छी चलेगी। ओके, और 10 साल में उसी हिसाब से परसेंटेज होते हैं। 10 साल में 80 लोगों की 80% की अच्छी चलती है, 15 साल में 50-60 लोगों की अच्छी चलती है। ओके, तो ये जो 5 साल का डाटा है, इट्स वेरी गुड। 90 टू 95% इज़ ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा डाटा है। तो आजकल डायलिसिस से अच्छा ऑप्शन तो ट्रांसप्लांट है। ओके। जी। तो सर ये कितना एक्सपेंसिव हो गया मार्केट में? ये तो देखिए, जो किडनी डोनेशंस होती है वो तो फैमिली मेंबर्स करते हैं, ओके, आउटसाइड का तो नहीं है। ओके, बेसिकली आपका वर्कअप होता है, सबसे पहले तो मैचिंग ब्लड ग्रुप देखा जाता है, ओके, मैचिंग नहीं भी हो अनमैचिंग वाला भी हम कर सकते हैं। फिर उसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फिर आपकी कमेटी बैठती है, फिर वो सारी चीज़ें होने के बाद ट्रांसप्लांट होता है। मतलब प्रॉपर रूल्स ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन के रूल्स साथ एंड काम होता है। रेगुलेशंस के साथ एथिकल कमेटी ओके, बनती है, डॉक्यूमेंटेड। तो इसमें जो खर्चे हैं, हर हॉस्पिटल के अपने अपने एक प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। जैसे हम लोग करते हैं जो, तो 5 साढ़े 5 6 लाख का एक पैकेज होता है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस, कुछ नई चीज़ें निकल के आती है, कुछ एंटी रिजेक्शन इंजेक्शंस होते हैं। तो आप ऐसे पकड़िए 7 साढ़े 7 8 लाख तक जा सकता है, अगर ओके, सारी चीज़ें ठीक है तो। ओके। सर जैसे कोई किडनी पेशेंट है, उसकी पर्टिकुलर क्या सही डाइट कितनी इम्पोर्टेंट है उस किडनी के लिए? देखिए, डाइट में हमको जो है, एक तो एनिमल प्रोटीन अच्छा नहीं होता है किडनी के लिए। तो बेसिकली जितने किडनी पेशेंट्स हैं वो अपनी एक वेजिटेरियन डाइट रखें, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। नमक का सेवन बहुत कम रखना चाहिए। ओके, नॉर्मली अगर ऐसा देखा जाए तो मोर देन 1 टीस्पून, मतलब 5 ग्राम से ज़्यादा हमारा पूरा दिन में नमक हो जाता है। बिल्कुल, तो हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो 5 ग्राम से कम, जो मिनिमम है वो 2 ढाई ग्राम तक आप दे सकते हो। बाकी पानी का इंटेक अच्छे से रखना। अगर कोई उसको कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपना पानी का इंटेक बहुत अच्छा रख सकता है, 2 ढाई 3 लीटर जितना पेशाब होता है उतने इसके हिसाब से। बट किसी पेशेंट को अगर सूजन है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो उस हिसाब से पानी का रिस्ट्रिक्शन रखना होता है। कोई 1 लीटर लेता है, कोई 2 लीटर लेता है पेशाब के हिसाब से, ताकि उसका स्वेलिंग ना है और किडनी और हार्ट के ऊपर प्रेशर ना पड़े। ओके, और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जंक फूड अवॉइड करनी चाहिए, ऑयली और फैटी चीज़ें ये करनी चाहिए, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो मेंटेन करना चाहिए। तो जैसे शुगर वालों को, जिनको शुगर होता है उनको शुगर के सेवन कम करना चाहिए। तो ये ओके। ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, जाकि मेटाबॉलिज्म बना रहे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाइट के हिसाब से। ओके सर, मतलब एक पेशेंट को एक नॉर्मल पेशेंट हो या फिर कोई मतलब पेशेंट ही हो प्रॉपर जिसको किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज हो, पर्टिकुलर मतलब मिनिमम क्वांटिटी में ही हर चीज़ लेनी है, बिल्कुल। मैक्सिमम में नहीं एज़ जाना पर है। हाँ, एज़ पर पेशेंट आप जा जितनी सकते, रिक्वायरमेंट हो बस उतना ही उतना ही खाएं, लेना ओवर चाहिए। नहीं करें। हाँ, जी। ठीक है। सर किडनी जो डिजीज़ होती है उनमें कौन-कौन सी मेडिसिन्स बेसिकली यूज़ होती हैं? मैं के लिए नहीं बोलूँगी आपसे कि आप पर्टिकुलर किसी ब्रांड का नाम लें, बट जो पेन किलर्स होते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं जो किडनी के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात करूँगी, जैसे डिस्प्रिन होती है, पेन किलर है, हेडेक में बेसिकली यूज़ होती है। तो सर ऐसा बोला जाता है कि जब आप डिस्प्रिन ज़्यादा लेते हो तो आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल। सर वो कितना नुकसानदेह है? देखिए, हम पेन किलर को नुकसानदायक इसलिए बोलते हैं, क्योंकि जितने भी पेन किलर्स हम लेते हैं वो सारी किडनी से निकलती है। ओके, तो जो भी चीज़
किसी जैसे शरीर से निकल रही हैं कुछ दवाइयाँ हैं, मैक्सिमम दवाइयाँ हैं जो लीवर से भी निकलती है, हमारे स्टूल के रास्ते से भी निकलती है, किडनी से भी निकलती है। तो जो पेन किलर्स होती है बेसिकली उनका एक्सटर्नल रूट निकलने का हमारी किडनी है। ओके, तो जो भी दवाइयाँ जिस भी ऑर्गन से निकल रही है उसकी टेंडेंसी होती है उसको अफेक्ट करने की। ओके, तो पेन किलर लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, जिनके रीनल फंक्शंस नॉर्मल है, जिनकी किडनी नॉर्मल चल रही है, वो वंस इन अ व्हाइल पेन किलर्स ले सकते हैं फॉर ओके, सीवियर पेन ओनली। ओके, बट जिनको किडनी का प्रॉब्लम है या डिटेक्टेड है, उन्होंने तो टोटली अवॉइड करना चाहिए पेन किलर्स, क्योंकि वो और ख़राब करेगी लंबे समय के लिए। ओके, तो उनके लिए कुछ किडनी सेफ दवाइयाँ आती है, जैसे पैरासिटामोल हो गई, ट्रामाडोल हो गई। ये 2 दवाइयाँ हैं जो किडनी सेफ है। ओके। अगर किसी को किसी तरीके का दर्द होता है या किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है पेन किलर खाने की, हुँ, तो हुँ। स्पेसिफिकली किडनी पेशेंट ने पैरासिटामोल और ट्रामाडोल के अलावा और कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। ओके। और सर जैसे यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो उस टाइम पे लोग 2-2 पेन किलर खा लेते हैं। जी। मतलब इतना पेन होता है, इवन इंजेक्शन लगाने की भी नौबत आ जाती है। अगर इन केस अगर ऐसी ज़रूरत भी पड़ती है जिनको पेन किलर खाने की, तो उन्होंने अपना हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए ओके, और रेगुलर फ़ॉलो-अप रखना चाहिए अपना रीनल फंक्शन, क्योंकि उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ओके मतलब बहुत सीवियर हो सकता है। बहुत सीवियर हो सकता है। तो मैं बहुत रिको बहुत बहुत समय ऐसे भी होता है कि जैसे लोगों को मालूम नहीं होता है मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को स्टोन का पेन हो गया, यूरिक एसिड का पेन हो गया, उन्होंने फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने पेन किलर दिया, फिर ठीक नहीं हुआ, फिर जाँचें कराई, फिर पता चला किडनी का प्रॉब्लम है। तो अगर आपको पता है, तो आपने तो वो अवॉइड ही करना है पेन किलर्स। बट अगर आपको नहीं पता है, तो नॉर्मली लोग ले ही लेते हैं या लोग दे ही देते हैं। तो जब आपको एक्यूट स्टेज होता है तो आपको तो देना ही पड़ता है, बट हाँ, बिल्कुल। अगर आपको पता है तो आपने उन्हीं पेन किलर को यूज़ करना चाहिए जो किडनी सेफ हो। कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो जिनको भी यूरिक एसिड इंक्रीज़ होने की प्रॉब्लम है, तो उनके जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ही कनेक्ट करके मेडिसिन्स यूज़ करें और ओवर पेन किलर ना खाएँ बिकॉज़ उसका भी बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सर किडनी की बीमारियों से बचाव के लिए आम लोग क्या कर सकते हैं? अ, कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अर्ली डिटेक्शन जो मैंने बोला था, जिनको भी बीमारियाँ हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, सबसे पहले वो अपना एक फ़िज़िकल हेल्थ मेंटेन करें, एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, अपना शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंटों ने नमक कम लेना चाहिए। जो ओबेस पेशेंट हैं, उन्होंने अपने एक वेट मैनेजमेंट रखना चाहिए, खान-पान पे ध्यान रखना चाहिए। जो लोग जिम करते हैं, हाई एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। जिनको स्टोन है, उन्होंने अपने आप को एक इवैल्यूएट करना चाहिए कि किस तरीके का स्टोन है, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए और रिलेवेंट मेडिकेशन लेना चाहिए। पेन किलर अब्यूज़ जो हमने अभी डिस्कस किया, पेन किलर्स ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो लोग लेते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए और अपना एक नियमित रूप से अपना एक जाँच करते रहना चाहिए, साल में एटलीस्ट 1 बार। ओके, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो जी, नॉर्मल पर्सन ही क्यों ना हो। स्पेसिफ़िकली अगर किसी को कुछ बीमारी नहीं है, तो 40-45 साल के बाद एक रेगुलर चेकअप रहना चाहिए। बट अगर जिनको बीमारियाँ पता है, उन्होंने तो जब से पता है तब से ले करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। सर जैसे नेफ्रोलॉजी आपने ले रखी है, आप पूरा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हो। सर इसमें कौन-कौन सी नई तकनीकें आ गई हैं? क्या एआई का कितना रोल आ रहा है इस डिपार्टमेंट में? काफ़ी रोल है, अभी तो सारी मैक्सिमम चीज़ें डेवलपिंग फ़ेज़ पे हैं। कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट भी होती है कहीं-कहीं, जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो आपने बोला वो है। आर्टिफ़िशियल किडनी का वर्क चल रहा है, जो कि पहले आना था, अभी भी वर्क चल रहा है। स्टेम सेल हो गए हैं, स्टेम सेल भी आजकल काफ़ी चल रहा है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, कार्सिन किडनी ट्विंक्स करके आती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी डेवलपिंग फ़ेज़ में है ओके, और ये सारी चीज़ें आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प होगी, ट्रीटमेंट ईज़ हो जाएगा और लॉन्ग टर्म जो इनकी सक्सेस है या फिर इनको जो पेशेंट को जो डायलिसिस में पहुँचने की जो क्षमता है उसको रोकने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इवन जो आर्टिफ़िशियल किडनी आ रही है उसमें तो ऐसा है कि आप एक आर्टिफ़िशियल किडनी लगती है जो 24 इंटू डायलि किडनी का काम करती है, तो ओके, लोगों का डायलिसिस भी घर बैठे हो जाएगा आराम से। ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी चल रही है, होपफुली आने वाले फ्यू इयर्स या डिकेड में वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ग्रेट। सर जैसे आपने अभी बताया कि आर्टिफिशियल किडनी आने वाली है, तो सर इसमें फिर डॉक्टर का फ़ोकस ज़्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? अब देखिए आर्टिफ़िशियल किडनी आने तो वाली है, अब उसका कॉस्ट भी एक मैटर करेगा। अब जिन जो लोग अफ़ोर्डेबल होंगे, वो कर पाएँगे, जो नहीं होंगे जब तक नहीं कर पाएँगे तब तक तो हमारे जो अभी जो हमारे रूल ऑफ मतलब प्लान ऑफ ट्रीटमेंट जो चल रहे हैं उसी के हिसाब से फ़ॉलो होगा वो। बिल्कुल। तो बट ठीक है, आई थिंक अगर ये सारी चीज़ें आती है और आगे चल के इसमें कुछ
इसके जो प्रोसीजर्स है या फिर इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है या कॉस्ट इश्यूज़ है या उसके क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो जैसे-जैसे आएँगे वैसे-वैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी और वैसे-वैसे लोग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया सर, जैसे क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और जब डायलिसिस करी जाती है तो उस टाइम पे कम भी नहीं होता किसी किसी पेशेंट में, तो उस केस में सब बोलते हैं कि किडनी फेल हो गई। तो सर उसका कारण क्या होता है बेसिकली? अ, क्रिएटिनिन का इतना महत्व क्यों है किडनी में? एक्चुअली किडनी तो एक पैरामीटर है। किडनी जैसे हमने बोला कि एक्चुअली जैसे है कि किडनी फ़ेल होती है, पूरी तरीके से जब फ़ेल हो जाती है तभी हम डायलिसिस करते हैं, ओके, सबसे पहली बात तो। ओके, ऐसा नहीं है कि हम डायलिसिस कर रहे हैं तो किडनी फ़ेल हो रही है। ओके, किडनी फ़ेल हुई है इसलिए हमने डायलिसिस किया है। ओके, और अगर आप ऐसे समझे तो हमारी किडनी तो हर सेकंड काम करती है। बिल्कुल, अब जो डायलिसिस है हम 4 घंटे से ज़्यादा करते नहीं हैं। ओके, तो ये जो 4 घंटा है, 4 घंटा आपको 72 आवर्स देता है। ओके, मतलब किडनी के 48 टू 72 आवर्स का काम हम वो 4 घंटे में डायलिसिस से करा रहे हैं। ओके, इसलिए डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी भी इस हिसाब से होती है कि आपको हफ्ते में 12 घंटे की डायलिसिस लगती है। ओके, तो आपका जो 12 घंटे आप कर रहे हो वो आपको 7 डेज़ का काम दे। ओके, सेकंड, जब आप 4 घंटे की डायलिसिस करते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाएगा। ओके, क्योंकि डायलिसिस की फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है, जो क्लीयरेंस हम करते हैं वो 65 टू 70% होता है। ओके, तो अगर किसी का क्रिएटिनिन 10 है और आप एक डायलिसिस कर रहे हो तो उसका नॉर्मल नहीं हो जाएगा। उसका 3 पे आ जाएगा या 4 पे आ जाएगा। वो भी आने वाले 24-48 घंटे बाद बढ़ने लगेगा, ओके, क्योंकि आपकी किडनी तो फंक्शनिंग है नहीं। आपने जो यूरिया क्रिएटिनिन कम किया वो डायलिसिस के थ्रू किया। जब उसका असर चला जाएगा तो फिर बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। ओके, इसलिए आपको रेगुलर डायलिसिस करनी पड़ती है, ओके। ताकि आपका वो लेवल मेंटेन रहे, शरीर की गंदगी निकलती रहे, पानी निकलते रहें, सारे पोटेशियम निकलते रहें और जो आपका एसिड इकट्ठा हो रहा है वो ठीक होते रहें। ओके सर, जैसे जो जिम गोइंग बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं वो जाते हैं और प्रोटीन इनटेक लेते हैं, जी, तो ऐसा बोलते हैं कि सिंथेटिक प्रोटीन हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। बिल्कुल है। सर कितना हार्मफुल है? और आप हमारे जो मैं तो मैं बिल्कुल ये रिकमेंड करूँगा कि आप नेचुरल प्रोटीन्स पे रिलाई करें, रादर दैन हैविंग सिंथेटिक प्रोटीन। जितना आप नेचुरल प्रोटीन्स लें, जितना अपना बॉडी को उसको अडैप्ट बनाएँ उतना अच्छा है। और जितना हम सिंथेटिक प्रोटीन या बाकी जो क्रिएटिनिन यूज़ होता है, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती है, एंड्योरा काफ़ी सारा, तो वो जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो सर मतलब आप हमारे जिम गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस से कुछ कहिए। मैं जिम गोइंग बॉयज़ और गर्ल्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जिम करिए, बिल्कुल करिए, जितना आप कर सकते हैं करिए। हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, नेचुरल प्रोटीन्स लें और जितना सिंथेटिक प्रोटीन है, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज़ अवॉइड इट। इट्स बेटर फॉर यू एंड फॉर योर बॉडी ऑल्सो। थैंक यू थैंक यू। सो मच सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे किडनी के बारे में किसी को भी जल्दी नहीं पता चलता है, क्योंकि जैसे कि पता सर ने अभी बताया है कि किडनी जो भी डिज़ीज़ क्रिएट करती है वो एक स्लो पॉइज़न होती है। वो जब एक्सेस हो जाती है बीमारी तब आपको पता चलती है। तो प्लीज़ आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें और डाइट का भी पूरा ध्यान रखें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप दिल्ली एनसीआर या इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं तो आप हमारे डॉक्टर स्वप्निल से कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रेटर नोएडा स्थित महानंदन हॉस्पिटल में एज ए एमडी इन नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।